बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी दूसरी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं जो कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की है। इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस को, लेकिन इसको समझने से पहले या इनकी बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस बनाएँ। देखें, पहले अगर हम बात करें तो साइंस एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स इवन मैथ को पढ़ाया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसको डिवाइड करना हमें पड़ा। वो इस वजह से क्योंकि वक्त के साथ साथ इसके अंदर नॉलेज इतना ज़्यादा ऐड होता गया कि इसको सँभालना बड़ा मुश्किल था या इसको समझना बड़ा मुश्किल था। इसलिए हमने इसकी तक़सीम कर दी बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर। तो सेम हैपेंड विद बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए भी यही हुआ कि शुरू में ये एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि इसको हैंडल करना मुश्किल था। तो इसलिए हमने इसको मुख्तलिफ डिवीजन्स या फिर मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस में तकसीम किया। तो चलें हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। कुछ ब्रांचेस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं समझता हूँ कि मैट्रिक में आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से देखा होगा, बल्कि समझा भी होगा। तो सरसरी सा टच इनको हम देते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। पहले हम उन ब्रांचेस की तरफ जाते हैं। पहली ब्रांच अगर हम देखें तो इकोलॉजी है। तो पहले हम करते हैं जी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी बेसिकली ऐसी स्टडी है जो कि हमें ऑर्गेनिज़म्स और जो एनवायरनमेंट होता है उसके दरमियान रिलेशनशिप बताती है। हमें बताती है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो किस तरह से एक एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होता है और एनवायरनमेंट दोबारा उसी ऑर्गेनिज़म पर किस तरह से असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किस तरह से इंसान जो है वो अपने माहौल को ख़राब कर रहा है और माहौल जो है वो किस तरह से इसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। मज़ीद इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जिसको हम कहते हैं जी एम्ब्रियो कि एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली एम्ब्रियो की स्टडी को कहा जाता है। लेकिन एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो की डेफ़िनेशन जो एक सिंपल डेफ़िनेशन है वो ये है कि कोई भी डेवलपिंग ऑर्गेनिज़म जो कि अभी ना सीड से बाहर आया हो, अगर वो प्लांट है तो, ना वो एग से बाहर आया हो, और अगर उसकी बर्थ होती है तो अभी तक उसकी बर्थ ना हुई हो। यानी ऐसा डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसा कि अगर आप देखें तो इंसान के केस में ये थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। वो इस तरह से कि इंसान के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको पहले 2 मंथ तक तस्वर किया जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन होने से 2 मंथ तक, यानी 8, अगर हम देखें 8 वीक तक इसको हम एम्ब्रियो मानते हैं। उसके बाद इसको एक और नाम दे दिया जाता है जिसको हम फिटस कहते हैं। लेकिन एम्ब्रियोलॉजी में हम इस एम्ब्रियो और फिटस यहाँ तक सारी इसकी स्टडी जो है वो करते हैं। जैसा कि देखें जी, ये माशाल्लाह पहलवान साहब हैं जो कि अभी एग से बाहर आए हैं। तो अब ये एग से बाहर आ गए हैं तो ये अब एम्ब्रियो से थोड़ा सा आगे की स्टेज में आ गए हैं। पहले ये एम्ब्रियो ही थे। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ कि इसके अंदर जो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है। अब ये फिजियोलॉजी कि फिजियोलॉजी जो है वो क्या होती है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। हमारी आँख किस तरह देखती है, हमारा दिल किस तरह से काम करता है, हमारा लीवर किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसी आगे हम चलते हैं जी मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में हम क्या चीज़ देखते हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल फॉर्म, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी प्लांट को देख रहे हैं तो हम देखेंगे उसके पत्ते किस तरह के हैं, उसके फूल किस तरह के हैं, फूलों की कितनी पत्तियां होती हैं। अगर पत्तों की बात करें तो ये पत्तों के किनारी जो है वो गोल है या फिर धारीदार है या किस तरह की है, कटिंग वाली है। उसके अंदर वेनेशन किस तरह की है, उसकी जो शेप है वो किस तरह की है, उसकी कैनोपी किस तरह की है, ये सारी चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जी इनॉटमी की। तो इनॉटमी क्या चीज़ होती है? इनॉटमी बेसिकली मॉर्फोलॉजी में ही आती है, लेकिन ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है। यानी अगर हम किसी चीज़ को डाइसेक्ट करते हैं, उसको फाड़ते हैं, मिसाल के तौर पर उसका पेट काटते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको हम इनॉटमी कहा जाता है। ग्रास स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब हम उसको डाइसेक्ट करेंगे तो डाइसेक्शन के बाद हम उसको
देख सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। यानी विदाउट एनी हेल्प का मतलब ये है कि विदाउट एनी माइक्रोस्कोप अगर हम उसको जो जो चीज़ भी देखेंगे वो उसकी एनाटॉमी के अंदर आएंगे। यानी उसके अंदर लीवर है, उसके अंदर स्टमक है या इंटेस्टाइन वगैरह है, तो वो सारा एनाटॉमी के अंदर आएगा। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी बेसिकली अगर हम किसी टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं या माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। एनाटॉमी होता है कि हम उसको डाइसेक्ट करें और उसके अंदर से देखें विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देख रहे हैं तो वो हिस्टोलॉजी के अंदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन क्या होता है? देखें, हमारा जो एक मजहबी हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम ऑर्गेनिज़म्स को या तमाम तरह के जानदारों के जो जोड़े हैं वो बना के इस दुनिया के अंदर भेजे। लेकिन बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो एक ग्रेजुअल चेंज का नतीजा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो तब्दील होते हैं और उन इन्हीं ऑर्गेनिज़म्स से हम ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो नए ऑर्गेनिज़म निकलते हैं। खैर ये तो एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। हमें बीइंग मुसलमान उसी चीज़ को मानना चाहिए और उसी पर ही यकीन होना चाहिए जो हमारा इस्लाम बताता है। तो ऑर्गेनिज्म के एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है, यानी पहले कौन से जानवर थे, उनसे पहले कौन से थे, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट के इसके अगली जो इसकी ब्रांचेज़ हैं, जो कि कुछ नई ब्रांचेज़ हैं, उन नई ब्रांचेज़ को हम देखते हैं कि ये नई ब्रांचेज़ कौन-कौन सी हैं। एक-एक करके हम इसको भी बयान करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो क्या है? यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये डेफिनेशन बेसिकली वही डेफिनेशन है जो कि बायोकेमिस्ट्री की होती है। तो फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में क्या फ़र्क हुआ? बायोकेमिस्ट्री में असल में ये सारी चीज़ें यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ऑर्गेनिज्म और सेल को स्टडी किया जाता है, वो बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को स्टडी किया जाता है और वो है डीएनए। और डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनती है। यानी डीएनए किस तरह से फंक्शन करता है, आरएनए बनाता है और आरएनए की किस तरह ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है, और ये प्रोटीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से अपनी खसूसियात को ज़ाहिर करती है, इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि आप देख भी सकते हैं, ये मैं नहीं समझता कि कोई बेहतर डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। हाउएवर ये एक टेक्स्ट बुक है, इसी को फॉलो करना पड़ता है और आप भी यही डेफिनेशन लिखिएगा। लेकिन वो कुछ बताना ज़रूरी था, आपका कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बात बता दी। अब हम चलते हैं जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या चीज़ होती है। देखिए ये भी एक इन्वायरमेंट के साथ जो ह्यूमन है उसके रिलेशन की स्टडी है। बेसिकली ये भी इकोलॉजी में ही आती है। लेकिन ये जो ब्रांच है ये एक नई ब्रांच है। यानी जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, जो इकोलॉजी है, वो तो बहुत पुरानी ब्रांच है। लेकिन आजकल जो नई साइंस, नई डिवीज़न, नई ब्रांच जो इसकी निकली है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये हमें बेसिकली बताती है कि जो इंसान है वो किस तरह से, ये ह्यूमन के लिहाज से, ये बात आप याद रखिए, ये बेसिकली जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है वो ह्यूमन की स्टडी है विद इट्स इन्वायरमेंट, कि वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है और इन्वायरमेंट किस तरह से फिर इंसान पर असरअंदाज हो रहा है। यहाँ पे दो अल्फाज ज़्यादातर लिखे गए हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट को हम कहते हैं कि उसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, और इनऑर्गेनिक जो होता है वो उसका नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर सॉइल, वाटर, एयर एट्सेट्रा कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ऑर्गेनिक जो है वो उसके अंदर दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो दो टर्म्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम इनको लिविंग और नॉन लिविंग कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या है? देखिए इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे हमें नज़र आते हैं।
यानी आम आँख से विदाउट माइक्रोस्कोप हम उनको नहीं देख सकते। इनके अंदर तमाम बैक्टीरिया आते हैं, तमाम वायरसेस आते हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं और फिर माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई आती हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिए कि जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है और फंजाई है, इसका क्या मतलब है। देखिए, एल्गी और फंजाई बहुत ज़्यादा किस्मों की है और सारी की सारी एल्गी और फंजाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। कुछ एल्गी और फंजाई ऐसी हैं, जिस तरह के फंजाई में यीस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। इसलिए अगर हम उनकी स्टडी कर रहे हैं तो फिर वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगा। अगर एल्गी फंजाई जो है वो हमारी माइक्रोस्कोपिक नहीं है, यानी कि बड़ी है, जिस तरह के मशरूम्स वगैरह हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक फंजाई के अंदर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट हमारी ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अब अगली ब्रांचेस जो हमारी हैं वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन वाटर बायोलॉजी। देखें, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर जो है वो है क्या, पहले तो हम इसको देखते हैं, तो फिर हम रिवर्स इनकी तरफ आएंगे। चलें, पहले हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर और फिर मेरीन वाटर जो है ये कौन सी मतलब क्या चीज़ें क्या है। देखें भाई, मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर जो हैं ये भी एक इस्तिलाह के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मेरीन वाटर है और ये वाला फ्रेश वाटर। मेरीन वाटर जो है वो सी और ओशंस, इनके पानी को हम मेरीन वाटर कहते हैं और इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होता है। अब सी और ओशन में क्या फ़र्क होता है ये बताइए। सी छोटे समंदर और ओशन बड़े समंदर को कहा जाता है। ये भी याद रखिए कि जिस तरीके से कनाल छोटी बड़ी होती हैं, इसी तरीके से समंदर भी छोटे बड़े होते हैं। जो छोटे हैं उनको सी और बड़े को ओशन कहा जाता है। उसका पानी जो स्पेसिफिकली होता है, समंदर और सी और ओशन का जो वाटर होता है वो बहुत साल्टेड होता है, नमकीन वाटर होता है। इसको हम मेरीन वाटर कहते हैं। जो फ्रेश वाटर होता है, इस वाटर के अलावा कोई भी वाटर है वो फ्रेश वाटर ही है। ये फ्रेश वाटर से मुराद ये नहीं है कि निकलता हुआ ताज़ा पानी जो है उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। ये भी एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी ये वो वाला वाटर है जो कि सी और ओशन के वाटर के अलावा वाटर, चाहे कोई जोहड़ का वाटर हो जिससे बहुत बुरी स्मेल भी आ रही हो, तो वो भी फ्रेश वाटर के अंदर शामिल होगा। इसके अलावा जितनी कनाल्स हैं उनका उनका पानी, दरियाओं का पानी, ये सारे के सारे जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं। तो हाँ, अब हम चलते हैं वापस उनकी डेफिनेशन की तरफ। तो फ्रेश वाटर और जो हमारा जो मेरीन वाटर है उसमें क्या किया जाता है, या बायोलॉजी में, सॉरी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है। इसमें हम जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर लाइफ को स्टडी करते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ से मतलब ये है कि जिनके अंदर वो फ्रेश वाटर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जोहड़ है तो वो एक फ्रेश वाटर बॉडी है, कोई एक कनाल है तो वो एक फ्रेश वाटर बॉडी है। उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी उनकी लाइफ की स्टडी, उनको स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कराता है। यहाँ पर एक फ्रॉग की डायग्राम लगाई हुई है। तो फ्रॉग जो है वो आम तौर पर इसी जोहड़ वगैरह के अंदर रहता है, तो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आएगा अगर हम इसको स्टडी करते हैं। तो फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं कि उसके अंदर लाइफ किस तरह की है, और जो फ्रेश वाटर बॉडी है यानी कि कोई पॉन्ड है उसका वाटर जो है उसकी दो तरह की खसूसियात भी देखते हैं। एक खसूसियात उनकी होती हैं जिनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं या केमिकल पैरामीटर्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं जिनको फिज़िकल पैरामीटर कहा जाता है। केमिकल पैरामीटर उसके ये होते हैं उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल्स है, ये किस तरह से ये केमिकल लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो वो अपने केमिकल्स वगैरह को फेंक देती है जोहड़ के अंदर, या फिर वो फेंक देती है समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, किसी भी दरिया के अंदर, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगी जो कि लाइफ पर बहुत बुरे असरात डालेगी। तो इस तरह की उसकी केमिकली देखना है कि उसके कंपोजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है, इसको हम केमिकल पैरामीटर कहते हैं। फिजिकल पैरामीटर में ये आता है कि उसकी जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका कलर किस तरह का है, उसकी स्मेल किस तरह की है, ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो आएंगी फ्रेश वाटर बॉडीज़ के फिजिकल पैरामीटर के अंदर। तो इसके अंदर तीन चीज़ें हम मेनली पढ़ते हैं। एक चीज़ पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो लाइफ होते हैं वो किस तरह की होती है। दूसरी चीज़ उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो वाटर बॉडी है उसकी फिजिकल पैरामीटर और केमिकल पैरामीटर। अब हम चलते हैं मेरीन बायोलॉजी की तरफ। मेरीन बायोलॉजी में ये यहाँ पर आपने देखा कि डायग्राम है और ये शार्क की है और जो कि मेरीन वाटर में पाई जाती है।
तो यहाँ पर भी मेन वही चीज़ है जो कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम जो साल्टेड वाटर है, या आप कह सकते हैं कि जो मेरीन वाटर है, उसमें इस चीज़ को स्टडी करते हैं, यानी उसके अंदर कोई लाइफ पाई जाती है वो कौन सी है, और इसी तरह से उस सी या ओशन या सीज़ का जो वाटर है उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या-क्या है। तो अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट की तरफ, जो हमारे हैं उनकी तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारी कौन-कौन सी जो है वो ब्रांच है। तो देखें जी, पहले हम उसके बाद चलते हैं पैरासाइटोलॉजी की तरफ। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली पैरासाइट की स्टडी को कहा जाता है। पैरासाइट्स आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी की स्टडी से हमें क्या मिलता है, और पैरासाइटोलॉजी की स्टडी हम करते क्यों हैं, क्या-क्या चीज़ें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं, उसकी तरफ हम जाते हैं। पहले देखें जी, इसके अंदर जो पैरासाइटोलॉजी है, इसके अंदर हम देखते हैं कि पैरासाइट की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल से वो किस तरह से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुँचता है। उसके बाद उसकी लाइफ हिस्ट्री हम देखते हैं। लाइफ हिस्ट्री से मतलब ये होता है कि वो पैरासाइट अपनी लाइफ हिस्ट्री में कौन-कौन से होस्ट से गुज़रता है। और तीसरा जो है वो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है। तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, वो किस तरह से अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने दी हुई हैं, हम क्यों पढ़ते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है। देखें, जब जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज होता है, उसको टैकल करना, हैंडल करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। अगर हमें पता होगा कि हमारे पैरासाइट की स्ट्रक्चर ऐसी है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसा है, उसकी लाइफ हिस्ट्री ऐसी है, तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप ऐसा है, तो हम उससे बच सकते हैं। हो सकता है हमको केमिकल ऐसा बना लें जो उसकी स्ट्रक्चर पर अटैक करता हो सकता है कि हमें उसकी लाइफ हिस्ट्री का अच्छे तरीके से पता हो। मिसाल के तौर पर जो मच्छर वगैरह है वो पानी के अंदर होता है, तो हम वो उनके जो उसके जो लार्वे होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो अंडे पानी में देता है, तो फिर वो पानी को तलफ कर दिया जाए। जैसा कि आप लोग आजकल डेंगू जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं कि जितना भी पानी वगैरह पड़ा हुआ होता है, आपको कॉलेज स्कूल में ये करवाई भी जाती होंगी कि किस तरह से उसके पानी के जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसका मकसद यही होता है कि हम जानते हैं, हमें पता है कि पैरासाइटोलॉजी हमें बताती है कि ये पानी के अंदर जो है वो अंडे देता है और फिर वहाँ पे उनके लार्वे निकलते हैं। तो हम उसकी लाइफ हिस्ट्री को जानते हुए से निमटते हैं। इसी तरह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन का अगर पता हो कि ये इस तरह से फैलता है, तो फिर हम उन तरीक़ों से, जिन तरीक़ों से वो पैरासाइट एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक जाता है, तो फिर हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम ह्यूमन बायोलॉजी की तरफ। ह्यूमन बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बायोलॉजी में हम वही चीज़ें स्टडी करते हैं जो आप लोगों को पहले पता है। क्या कि इसके अंदर हम ह्यूमन के बारे में मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे, ह्यूमन की एनाटॉमी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी, ह्यूमन की जेनेटिक्स और इसकी सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सोशल बायोलॉजी में क्या चीज़ स्टडी की जाती है? इसमें हम सोशल बिहेवियर को ज़्यादातर स्टडी करते हैं। सोशल बिहेवियर ये होता है कि एक सोसाइटी के अंदर, एक मुआशरे के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं उनके रस्म रिवाज क्या होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ डील करते हैं, इसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ सोशल बिहेवियर का दिया हुआ है कि इंसान के लिहाज से इन्होंने बताया हुआ है आपकी बुक के ऊपर, लेकिन सोशल बिहेवियर, सोशल बायोलॉजी के अंदर वो तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, जिनके अंदर चींटियाँ भी हैं, जिनके अंदर हनी बी वगैरह भी शामिल होती हैं। लेकिन आपकी बुक के ऊपर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन का दिया हुआ है, तो उनके भी सोशल बिहेवियर होते हैं। जैसे एक मलका होती है और इसी तरीके से वो कुछ वर्कर मक्खियाँ वगैरह होती हैं हनी बी के अंदर, तो ये उनका सोशल बिहेवियर होता है। वो किस तरह से अपनी सोसाइटी को मैनेज करके रखते हैं, किस तरह के उनके रस्म व रिवाज हैं, किस तरह के उनके कवानीन हैं, उनको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज़म को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, ये एक पुरानी और बहुत पुरानी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। जिस तरह से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना। अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में इसकी डेफिनेशन को देखें ना, तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। मकासद कौन से हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर्पज़ हो सकते हैं आपके।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को पहले समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका दूसरा बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप ऑर्गेनिज़्म से कुछ चीज़ हासिल कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गोश्त हासिल करते हैं, दूध हासिल करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। लेकिन अगर सर्विसेज़ की बात की जाए, तो वो अगर आपके सर्विसेज़ मतलब कुछ चीज़ दे नहीं रहे, आपकी सर्विसेज़ कर रहे हैं, तो उसको हम सर्विसेज़ पर्पज़ के लिए कहेंगे कि हमने इसको इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है माहौल को साफ़ करने के लिए। तो माहौल को साफ़ करना एक सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आपको। उनको इस तरीके से मॉडिफ़ाई किया हुआ है बैक्टीरिया वगैरह को कि वो आपको इस तरह की चीज़ें बना के देते हैं। यानी इंसानी अगर एक जीन को डाल दिया जाए बैक्टीरिया के अंदर, तो वो वही प्रोडक्ट पैदा करेगा जो कि वो एक इंसानी जिस्म के अंदर पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉड सेंस की बात करें ना बायोटेक्नोलॉजी की, तो कोई भी ऑर्गेनिज़्म अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। इवन अगर आपने कोई भैंस पाली हुई है, इवन आपने कोई मतलब इस तरह के जानवर रखे हुए हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा। इवन आप दूध को दही लगाते हैं और उससे दही बनने के लिए मतलब उससे दही बनाते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, अगर हम इसको ब्रॉड डेफिनेशन या ब्रॉड इसकी डेफिनेशन करें। लेकिन आजकल जो इसकी डेफिनेशन की जाती है, वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिहाज से की जाती है कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री में आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तो ये आजकल की जो डेफिनेशन है वो इसकी ये की जाती है। अगर ब्रॉड सेंस में लेंगे तो इसको तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया।